हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 25 सितंबर 2025 के करंट अफेयर। तो दोस्तों सबसे पहला न्यूज़ है आपका करंट अफेयर भी। जयशंकर मीट रूबियो। रूबियो कौन है दोस्तों? यूएस स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं ना, वही हैं, ठीक है। ये मिले हैं दोस्तों, तो जो टैरिफ और जो वीज़ा फीस है उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या मेन मैटर निकला, जैसे कि कुछ कुछ जो चीज़ें हुई हैं अभी इंडिया और मतलब यूएसए के बीच में। तो एक तो टैरिफ लगा गया 50% का, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो मक्का है, मतलब जो हमारे यहाँ पे जो मक्का उगाते हैं, उसके अलावा जो मतलब यूएस में भी जो मक्का उगाते हैं, तो वहाँ पे यूएस बोल रहा है कि आप हमारा जो मक्का आप खरीदिए, ठीक है। पर ये है कि मतलब जो उसको इसलिए भी नहीं खरीदा जा रहा है क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ऊपर से अगर वो खरीदेंगे तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे, है ना। उसके अलावा उसने क्या किया था कि मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट होता है ना, उसने बोला हमारा मिल्क प्रोडक्ट खरीदो। तो हमारा मतलब इंडिया बोल रहा है कि भाई हम आप लोग का मिल्क प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते क्योंकि आपका नॉनवेज है। नॉनवेज इन द सेंस दोस्तों, क्योंकि जो मतलब जो मिल्क प्रोड्यूस करवाता है तो वो गायों को क्या है कि जो फैट होता है वो, या फिर कुछ पीसेस जो होते हैं मतलब मटन के, या फिर किसी को उसको बारीक करके मतलब उनको एज ए पाउडर फॉर्म भी खिलाया जाता है, ताकि जो मतलब दूध आए वो उसमें फैट ज़्यादा हो। तो वैसा दूध अगर मतलब इंडिया में यूज़ होगा, तो इंडिया तो आप जान रहे हो कि गाय को माता मानते हैं, और मतलब और लोग मतलब जो दूध पीते हैं उसको वैसे ही शुद्ध माना जाता है, और वहाँ से जो दूध आएगा वो तो नॉनवेज दूध कहलाएगा, है ना। ये भी कुछ रीज़न है। ऊपर से सबसे मेन रीज़न क्या था कि दोस्तों मतलब अगर वहाँ का दूध आने लगा इंडिया में, तो फिर इंडिया जो मतलब अपने आप में ही इतना संपन्न है दूध के सेक्टर में, तो वो फिर का क्या होगा दोस्तों, किसानों को क्या होगा, मेन आय है एक तरह से मतलब दूध अगर आप देखेंगे तो, है ना। अब ये 50% टैरिफ हो गया, और एक H1B वीज़ा भी था दोस्तों, जब ये हाल फिलहाल में मैंने पिछले वाले नोट्स में ही कवर करा रखा है। H1B वीज़ा क्या है दोस्तों कि मतलब उसमें क्या करते हैं ना, जैसे कि अगर मान लीजिए यूएस में कोई कंपनी है, वो चाहती है मतलब उसको वहाँ पे उतने काबिल लोग नहीं मिल रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, तो वो क्या करती है ना, बाहर के फॉरेन मतलब जो एम्प्लॉय है उनको चांस देती है। और वो जो चांस है यूएस जो है मतलब वो एज ए लॉटरी सिस्टम निकलता है, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या है कि वो अपने यहाँ पे अलाउ करती हैं कुछ साल के लिए। तो वैसे H1B वीज़ा जो होता है 3 साल के लिए होता है, और मतलब नेक्स्ट मतलब आगे चल के मतलब 3 साल और बढ़ा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 6 साल के लिए होता है, ठीक है। पर उस दौरान क्या है ना दोस्तों, ये लोग एलिजिबल होते हैं मतलब परमानेंट रेसिडेंसी के लिए भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए पति पत्नी हैं H1B वीज़ा पे, और मान लीजिए उनका बच्चा वो हो गया वहाँ पे हो गया, तो मतलब बाई बर्थ मतलब वहाँ की सिटीजनशिप बच्चे को मिल गया, और धीरे धीरे वो भी एबल हो जाते थे। पर क्या है कि अभी क्या करीब करीब 95 लाख मतलब एक H1B वीज़ा मतलब देना पड़ेगा, एक H1B वीज़ा पे हर यूएस की कंपनी को देना पड़ेगा। उसके बाद उनको डिटेलिंग भी देना पड़ेगा कि वो क्यों हायर कर रहे हैं। उनको प्रूव करना पड़ेगा कि यूएस के जो एम्प्लॉय हैं उतने काबिल नहीं है, ठीक है। तो यही सब चीज़ मैटर चल रहा है दोस्तों। तो अभी हम लोग के लिए मेन मैटर क्या जानने की जरूरत है, कुछ मतलब ऐसी एग्रीमेंट है जो कि मतलब एक तरह से फाउंडेशन है मतलब इंडिया और अमेरिका के बीच में। तो मतलब एग्रीमेंट मतलब जो कि फाउंडेशन मतलब एक मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। तो वो 4 मतलब एग्रीमेंट कौन से हैं दोस्तों, जो कि एज ए फाउंडेशनल एग्रीमेंट भी कहलाए जाते हैं। उसमें सबसे पहला है दोस्तों गसोमिया, ठीक है। ये एक बायलेटरल एग्रीमेंट है दोस्तों यूएस और इंडिया के बीच में। तो एक्चुअली दोस्तों ये गसोमिया क्या है, मतलब जनरल सिक्योरिटी ऑफ मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोस्तों ये जो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है, ये मतलब एक जापान और साउथ कोरिया के बीच में भी हो रखा है, पर वो नॉट नेसेसरी। आप बस इंडिया का जान लीजिए कि 2002 में एक बायलेटरल एग्रीमेंट हुआ था यूएस और इंडिया के बीच में, ठीक है। इसमें क्या है, जो भी मतलब क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन होगा ना, मिलिट्री इंफॉर्मेशन या फिर मिलिट्री ऑपरेशन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगा, वो एक दूसरे से मतलब जो मतलब शेयर करेंगे। जैसे मतलब मेन फोकस इसका है डिफेंस और काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस शेयरिंग को किया जाए। मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो मतलब टेररिस्ट एक्ट मतलब पहुंचा सकता है देश में, या फिर मान लीजिए उसकी सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी को मतलब कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस हिसाब की इंफॉर्मेशन क्या है कि यूएस मतलब इंडिया को शेयर करेगा, इंडिया क्या है यूएस से, मतलब म्यूचुअल है, दोनों एक तरफा नहीं है दोस्तों, दो तरफा है, ठीक है। बस इसमें ध्यान रखिए गसोमिया क्या है, 2002 का है, 2002 में साइन हुआ था, किसके बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में बायलेटरल। और एक और गसोमिया है जो कि मतलब जापान और साउथ कोरिया के बीच में, पर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब गसोमिया का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये मैं दोस्तों डेट वाइज ही बता रहा हूँ, मतलब ईयर वाइज ही बता रहा हूँ, तो वैसे ही आप लोग भी याद कर लीजिए। फिर सेकंड क्या हुआ था दोस्तों इसी फाउंडेशन एग्रीमेंट में, दूसरा कौन सा है, मतलब 4 हैं ये। तो इसमें है लेमोआ। लेमोआ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, द लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये हुआ कब था दोस्तों, ये एग्रीमेंट हुआ था 2016 में इंडिया और मतलब यूएस के बीच में। इसके तो मतलब तहत क्या होगा ना दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई मतलब जहाज जाता
है, मतलब किसी मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, या फिर मान लीजिए कोई मतलब ह्यूमैनिटेरियन मतलब ऑपरेशन कर रहे हो इंडिया मतलब उसके एरिया में कहीं भी आसपास, तो मतलब वहाँ पे अगर जैसे फ्यूल भरना हो या फिर कोई मतलब ऐसे रिसोर्सेज का मदद लेना हो, ठीक है, तो वो एक दूसरे के मतलब उससे ले सकते हैं। जैसे यूएस का अगर कोई मान लीजिए जहाज आता है तो वो इंडिया में रुक के मतलब फ्यूलिंग कर सकता है, रिपेयर कर सकता है, सारी सर्विसेज उसे मिल जाएंगी इसके तहत, है ना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इंडिया अगर यूएस में जाए तो उसका कोई मिलिट्री बेस या फिर वहाँ पे होना चाहिए ताकि वो वहाँ से अपनी सप्लाई ले, नहीं, अगर वो यूएस में गया तो यूएस उसको पूरी फैसिलिटी देगा, ठीक है, मतलब लॉजिस्टिक से रिलेटेड, ठीक है, मतलब द लॉजिस्टिक, इसका फुल फॉर्म ही है द लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, ये हुआ था 2016 में, ठीक है दोस्तों। और वही है एस्टेब्लिश द कंडीशन एंड प्रोसेस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोविजन। रेसिप्रोकल प्रोविजन वही मतलब है दोस्तों कि मतलब किसी मतलब जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई मतलब ऑपरेशन चला रहे हैं, ठीक है, मतलब यूएस के आसपास ही कहीं चला रहे हैं, किसी और कंट्री में भले चला रहे हो पर आप उस मतलब यूएस के आसपास ही हो, तो आपको कोई मिलिट्री बेस की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यूएस में जाओ, आप अपने अपने रिफ्यूलिंग कर सकते हो या फिर कोई भी मतलब जो सर्विसेज चाहिए आपको आप ले सकते हो, ठीक है, पूरा सपोर्ट करेगा यूएस। और सेम मतलब यूएस के लिए भी अगर मान लीजिए वो कहीं मतलब अफगानिस्तान या फिर मान लीजिए श्रीलंका या कहीं पर अगर मान लीजिए वो अपना कुछ प्रोजेक्ट चला रहा हो या कोई ऑपरेशन चला रहा हो, मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा हो, तो उसको ये नहीं कि वो दोबारा जाएगा यूएस में मतलब अपना रिफ्यूलिंग या फिर कोई सर्विसेज या कोई सपोर्ट लेने के लिए, नहीं, इंडिया पूरा सपोर्ट देगा, जो भी उसके पास है वो पूरा सपोर्ट देगा। तो यही कहलाता है दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोविजन। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे जो आपसे जो दूर हो तो वहाँ पे मतलब एक आपका मिलिट्री बेस होना ही चाहिए, नहीं, मतलब वहाँ पे अगर ये एग्रीमेंट हो रखा है उस पर्टिकुलर कंट्री में तो आप उसकी सर्विसेज को ले सकते हो और वो आपकी सर्विसेज को ले सकता है, ठीक है, दो मिलिट्रीज के बीच में, ठीक। अब तीसरा कौन सा हुआ था फाउंडेशन मतलब एग्रीमेंट, वो तीसरा हुआ था दोस्तों कॉमकास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, समझ रहे हो, बहुत जो सेंसिटिव मतलब इंफॉर्मेशन होता है वो शेयर होती है इंडिया और मतलब यूएसए के बीच में। मतलब इसका फुल फॉर्म ही है कॉम मतलब कम्युनिकेशन, सी से आगे आपका तो कॉम्पैटिबिलिटी, उसके बाद सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ठीक है, मतलब कॉम से कम्युनिकेशन, सी ए से कॉम्पैटिबिलिटी और उसके बाद सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये है। ये 2018 में हुआ था और 10 साल के लिए दोस्तों। इसके तहत क्या होगा, जो भी मतलब ऐसी मतलब कम्युनिकेशन होगी जो मतलब बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसे मतलब एक होता है ना दोस्तों, क्या बोलते हैं मतलब बहुत ही मतलब जो मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल वर्ड होता है, द वर्ड इज कॉन्फिडेंशियल, जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एक दूसरे के बीच में शेयरिंग होगी, ठीक है, और 10 साल के लिए एग्रीमेंट है और ये एक दूसरे से शेयर करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा, जो भी मतलब समझ लीजिए देश से रिलेटेड होगा, है ना, सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, ठीक। उसके बाद लास्ट है आपका चौथा जो फोर्थ मतलब फाउंडेशनल एग्रीमेंट है वो है बेका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्चुअली क्या है, जब कारगिल वाली लड़ाई हुई थी, याद है आपको, मतलब कम्युनिकेशन पता ही नहीं चल रहा था हम लोग की, मतलब जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री मतलब इन्फिल्ट्रेंट है, जो कि टेररिस्ट ही थे, है ना, वो मतलब कहाँ छुपे हुए थे ये हम लोग को पता ही नहीं चल रहा था। तो अगर उस समय मतलब ऐसा कुछ होता, हम लोग को एग्जैक्ट उनकी मतलब सेटेलाइट से लोकेशन पता चल जाती तो हम लोग हमला कर ही देते, उनकी लोकेशन ही पता नहीं चल रही थी। तो यही चीज़ है दोस्तों। बेका में क्या है ना दोस्तों, बेका का फुल फॉर्म है दोस्तों बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये हुआ कब था दोस्तों, तो ये 2020 में। आप देख लीजिए, सबसे पहले आपका हुआ था गसोमिया मतलब जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री और इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट, जो कि 2002 में हुआ था। उसके अलावा मतलब लेमोवा हुआ था द लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जो कि 2016 में हुआ था। उसके बाद कॉमकास्ट था दोस्तों, ये तीसरा है फाउंडेशनल एग्रीमेंट है दोस्तों। तो ये कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है जो 2018 में 10 साल के लिए हुआ था। उसके बाद चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल एग्रीमेंट है वो बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है, 2020 में होता है। इसका मतलब क्या है, जो भी मतलब मिलिट्री इन्फॉर्मेशन है इंक्लूडिंग मैप हो गया, नॉटिकल चार्ट्स हो गया, मतलब नेवल वाली बात हो रही दोस्तों, मैरी टाइम, ठीक है, और कोई और इमेजरी डाटा है वो सब मतलब दे सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट मतलब सेटेलाइट से जो पोजीशन चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर है आपका दोस्तों। एक्चुअली क्या है, एक मतलब स्पीसीज है बंदर की, आप पहले आप इस फोटो को देख लीजिए, ये है वो स्पीसीज, ठीक है। इसका नाम है बॉनेट मकाऊ। इसको बॉनेट मकाऊ इसलिए कहते हैं दोस्तों, इसके जगह अगर सर पे देखेंगे आप तो ये जो मतलब बाल जैसे है ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे इसने कोई हैट पहन रखा है। मतलब बॉनेट मतलब एक हैट ही को बोला जाता है, बॉनेट मकाऊ कहा जाता है इसे, ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में क्या है ना, केरला में एक जगह पे मतलब करीब 9 मतलब जो बॉनेट मकाऊ है एक साथ मरे हुए मिले, और उसमें क्या है ना, उनके मुंह से झाग निकल रहा था, जो कि एक मतलब सस्पेंस कर रहा है कि इनको किसी ने जहर तो नहीं दिया, और जहर नहीं दिया तो कोई नई बीमारी तो नहीं फैलने वाली। तो ये सब कन्फ्यूज़न है। तो इसमें हम लोगों को बस ये जानना है, क्योंकि यूपीएससी हो गया, अदर मतलब इस वनडे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बॉनेट मकाऊ मतलब का शेड्यूल मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या मतलब स्टेटस है, IUCN में क्या
स्टेटस है, तो मेन तो वही होता है। अब बोनेट मैकाओ एंडेमिक है दोस्तों पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुला मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोई भी ऐसी जगह जो 3 जगह से मतलब समुद्र से घिरी होती है। यहाँ पे इंडियन ओशन हो गया नीचे, इधर अरेबियन ओशन हो गया और इधर हो गया आपका बे ऑफ बंगाल। 3 जगह से मतलब घिरा है, तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे गुजरात आ जाता है ना, गुजरात के बाद ये जो इंडिया आया और ऐसे आ गया, ये ऊपर वाला जो हटा दीजिए तो ये नीचे जो ट्रायंगल टाइप का है ना, ये पेनिनसुलर इंडिया यही पोर्शन कहलाता है। ठीक है, यहीं से मतलब एंडिबिंग है, मतलब नेचुरली यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में रखा गया। मतलब बहुत हाई प्रोटेक्शन है, इसलिए ज़्यादा ही मतलब दिक्कत हो रही, मतलब ऐसा हो कैसे गया। और IUCN स्टेटस इनका वल्नरेबल है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर है मिथुन मनहास। आप एक बार फोटो देख लीजिए, फोटो अगर देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद होगी। ये है पर्सनालिटी मिथुन मनहास। अभी ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, अभी क्या है मतलब एक तरह से इलेक्शन नहीं हुआ है, पर क्या है इकलौते हैं जो मतलब खड़े हुए हैं BCCI के मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, मतलब उस पोजीशन को पाने के लिए जो पहले उम्मीदवार हैं वो मिथुन मनहास है, और इनके मतलब विरुद्ध कोई खड़ा ही नहीं हुआ है। इसीलिए समझ लीजिए निर्विरोध ये चुने जाएंगे। तो मान ही लीजिए कि ये BCCI के नए प्रेसिडेंट हैं मिथुन मनहास। ठीक है, और ये कौन से नंबर वाले प्रेसिडेंट होंगे दोस्तों, तो ये BCCI के 37 नंबर के होंगे। और BCCI क्या है, ध्यान रखना दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं भारत क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, ये नहीं है इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। एक्चुअली वनडे एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम जो है ना मुंबई में, महाराष्ट्र का, वहाँ पे है। और इसका फाउंडेशन जो हुआ था 1 दिसंबर 1928 में हुआ था। और मतलब मिथुन मनहास अभी करंट मतलब बनेंगे। ठीक है, इनसे पहले रॉजर बिन्नी थे। ठीक है, प्रेसिडेंट। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर आपका दोस्तों टाइफून रगासा। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में है। ये मतलब वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आया है, और इसने किसको किसको अफेक्ट किया, फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग और चाइना। एक्चुअली क्या है दोस्तों, एग्जाम में ना ये टाइफून नहीं लिखता है। टाइफून जैसे टाइफून हो गया, हरिकेन हो गया, ये मतलब जो आपका नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन होगा वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद आपका समझ लीजिए विली विली यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साइड में बोला जाता है उसे। ठीक है, मतलब अलग अलग नाम होता है साइक्लोन का, तो वही है। तो मतलब यही टाइफून जो है जब ये पैसिफिक ओशन के आसपास आता है, मतलब ये चाइना हो गया, फिलीपींस, ताइवान के आसपास, तो वहाँ पे इसको तो मतलब टाइफून कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब अभी रिसेंटली न्यूज़ में रागासा है आया है, ये रागासा है क्या। और ये जान लीजिए 2025 का सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल अगर कोई मतलब साइक्लोन है तो ये रागासा ही है, टाइफून रागासा। ठीक, उसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर आपका दोस्त है, ये है आपका बगराम एयरबोस। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करें उससे पहले आप इसकी पोजिशन देख लो दोस्तों, है ना। अगर आप मैप में देखेंगे दोस्तों तो इधर पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान में ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ना आप, ये बगराम है। ठीक है, यही है वो बेस। ठीक है, मिलिट्री बेस, और ये कैपिटल है इसकी मतलब अफगानिस्तान की काबुल। ठीक है, इधर आपका इंडिया हो गया, और इंडिया से हल्की सी बाउंड्री अफगानिस्तान टच करता है, पर क्या है ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एरिया है थोड़ा सा। ठीक है तो इंडिया का ही है ना। अब इसमें हम लोग ये जान लेते हैं कि मतलब ये अभी न्यूज़ में है क्यों। एक्चुअली क्या है दोस्तों, बगराम एयर बेस जो है 2001 में मतलब USA ने मतलब अटैक किया था अफगानिस्तान पे। ठीक है, और 2001 से लेकर 2021 तक ये बगराम एयर बेस जो था इसको मतलब USA कंट्रोल कर रहा था, और 2021 में इसने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। समझ रहे दोस्तों, 2021 में US ने मतलब अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। उसके बाद क्या है कि अभी फिर से बोल रहा है कि अफगानिस्तान से कि भाई हमको ये वाला बेस चाहिए, बगराम एयर बेस। एक्चुअली क्या है कि ये अगर बेस इनको मिल जाता है तो जो भी न्यूक्लियर साइट है ना चाइना के, उसके करीब आ जाएगा और थोड़ा सा कंट्रोल रख पाएगा। मेन तो कंट्रोल ये सब पे रखना चाहता है, इंडिया है, चाइना है, बाकी सब में जो मतलब क्रिटिकल है, पर मेन इसके लिए चाइना ही है। ठीक है, पर क्या हुआ इसमें, अफगानिस्तान ने इसलिए मना कर दिया। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये विवाद में है। तो आप ध्यान रखिए, अक्सर ये पूछ लेता है कि बगराम एयर बेस रिसेंटली इस न्यूज़ ये मतलब ये है कहाँ, ऐसे पूछ लेगा, तो ये कहाँ है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा एक बार मैप में देख लेते हैं दोस्तों इसकी पोजीशन, है ना। तो इसकी पोजीशन अगर आप देखेंगे तो ये है हमारे अफगानिस्तान भाई साहब। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इधर मतलब इसका जो साउथ पोर्शन है और इधर जो मतलब आपका ईस्ट वाले पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे इसको पाकिस्तान कर ले रहा है, और इधर वेस्ट साइड में आपका ईरान टच करता है। मतलब ईस्ट में पाकिस्तान हो गया और वेस्ट में आपका कौन हो गया, ईरान हो गया। ऊपर में तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये होगा आपका उज्बेकिस्तान हो गया, और ये जो है आपका तजिकिस्तान है। ये वाला एरिया जो है तजिकिस्तान ही है दोस्तों, और ये थोड़ा सा बाउंड्री चाइना से टच कर रहा है और इंडिया से भी टच कर रहा है, पर ये पाकिस्तान वाला एरिया है जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटर वही करता है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान तो है। ठीक है, ये काबुल इसकी राजधानी है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें ऐसे पॉइंट हम लोग जानेंगे दोस्तों जो एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, तो सबसे पहला आप जान लीजिए एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, कहाँ पे, साउथ सेंट्रल एशिया आप मान लीजिए एक तरह से, मतलब क्योंकि इसको क्या है, एशिया का दिल भी बोला जाता है, हार्ट ऑफ एशिया बोला जाता है। ठीक है, हाँ, तो मतलब साउथ मतलब सेंट्रल एशिया आप समझ लीजिए। ठीक है,
सेंट्रल एशिया बोल दीजिए, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है, मतलब कैपिटल काबुल है और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी दारी और पाश्तू है, ठीक है। और यहाँ के पीएम कौन है, तो हसन अखंड है। और करेंसी यहाँ पे अफगानी आती है। एक अफगानी में 1.31 रुपीज़ आता है दोस्तों, कभी कोई पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। और इसी को कहा जाता है हार्ट ऑफ एशिया, किसको दोस्तों, अफगानिस्तान को ही, ठीक है। और यहाँ पे जो ड्यूरल लाइन है दोस्तों, ये इंडिया नहीं दोस्तों, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है ना, और सबसे लंबी बाउंड्री भी है इन दोनों के बीच में, अफगानिस्तान के हिसाब से देखेंगे तो, मतलब अफगानिस्तान की सबसे बड़ी बॉर्डर किसी साथ लगती है तो पाकिस्तान, और उसको नाम क्या बोलते हैं, ड्यूरल लाइन, ठीक है। और इंडिया जो है, मतलब जो अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करता है, उसको बोलता है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे हिंदू कुश रेंज मतलब आपका है, जो कि मतलब आप समझ लीजिए हिमालय का जो वेस्टर्न एक्सटेंशन है ना, उसी को कहा जाता है हिंदू कुश रेंज, ठीक है, इसी में। और यहीं पे मतलब एक माउंटेन है जिसका नाम है नौशाक माउंटेन, जो कि इसका हाईएस्ट पीक है, किसका, मतलब अफगानिस्तान का। और यहाँ पे जो फेमस रिवर है वो काबुल है। काबुल तो मतलब आप पूछिए, क्वेश्चन भी पूछ लेगा तो समझ जाओगे अफगानिस्तान है, पर क्वेश्चन में पूछता है अमू दरिया। अमू दरिया दोस्तों जो है ये हिंदू कुश रेंज से ही निकलती है दोस्तों, और ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट रिवर है कहाँ की, अफगानिस्तान, ठीक है। और मोस्टली 2/3 जो रिवर है मतलब अफगानिस्तान में, वो मतलब इसके मतलब जो पड़ोसी देश है ना उन्हीं में चली जाती है, ठीक है। उसके बाद 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर है आपका दोस्तों। स्मृति मंदाना जी हैं न्यूज़ में। अब इनकी एक बार फोटो देख लीजिए, तो ये हैं स्मृति मंदाना जी, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए हैं दोस्तों, जो विराट कोहली है ना, उनका रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया है। क्यों, क्या ऐसा कर दिया, तो इन्होंने क्या किया ना, फास्टेस्ट इंडियन बन गई हैं, मतलब सेंचुरी मारने के लिए, ओडीआई सेंचुरी। क्योंकि विराट कोहली ने 52 बॉल्स में सेंचुरी मारी थी, इन्होंने कितनी बॉल्स में मार दी, 50 बॉल्स में सेंचुरी मार दी। इसलिए मतलब कोई इंडियन, मतलब पूरे इंडियंस में, मेल फीमेल नहीं, पूरे इंडियंस में सबसे तेज शतक मारने वाला ओडीआई सेंचुरी कौन है, वो है स्मृति मंदाना। और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला 2019, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अक्सर जब कोई प्लेयर न्यूज़ में मत रहता है तो उसके रिगार्डिंग ये सब मतलब अवार्ड पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर है। अभी हाल फिलहाल में क्या है दोस्तों, एक प्रोजेक्ट विजय का है, ठीक है। और इसको मतलब सेलिब्रेट किया गया है कारगिल में, मतलब किसके द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये 15वां फाउंडेशन डे है, ठीक है। अब देख लीजिए मतलब 15 साल हो गए, ठीक। अब ये इसमें हम लोग के लिए जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें। एक सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोजेक्ट विजय क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग फिर जानेंगे कारगिल के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रोजेक्ट विजय क्या है दोस्तों। इसका स्टार्ट हुआ था 2010 में। इसका मेन मकसद क्या था, जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, ठीक है। जो मतलब लद्दाख, मतलब इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद था कि जो एक मतलब जो स्ट्रेटेजिक मतलब जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वहाँ पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, कहाँ पे, लद्दाख में। इस प्रोजेक्ट का मतलब मकसद था, ठीक है। स्टार्ट हुआ था 2010 में। किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दोस्तों कारगिल लद्दाख, इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं बीआरओ के बारे में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका क्या मकसद है दोस्तों, इसका मेन मकसद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना आर्म्ड फोर्सेस को, इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस को। मतलब जो मतलब ये पहाड़ी इलाके हैं ना, वहाँ पे मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया या फिर अदर जो स्टेट जो भी पहाड़ी है वहाँ पे मतलब लोकेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर आर्म्ड फोर्सेस को पहुँचाना, ठीक है। और जो उसके फ्रेंडली नेशन है उनको, ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके अभी हाल फिलहाल में जो डायरेक्टर जनरल है ना, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल हमेशा लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के ही होते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा मतलब बीआरओ प्रोजेक्ट में पहली महिला ऑफिसर कौन थी, तो वो थी वैशाली एस हिवास, ठीक है। और इसने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा है दोस्तों बीआरओ ने। वो है मतलब हाईएस्ट एल्टीट्यूड रोड बनाया है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे रोड बनाया है। एक सेला टनल भी बन रहा है दोस्तों, ठीक है, वो इससे भी ऊपर बनेगा। अब ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड रोड नहीं, टनल वाला दूसरा है दोस्तों, सॉरी। ये गिनीज रिकॉर्ड बना है, ये हाई मतलब सबसे ऊंचाई पे मतलब रोड बनाने का रिकॉर्ड इसी पे। वो कहाँ बनाया, तो उमलिंगा पास जो लद्दाख में ना वहाँ पे बनाया गया, ठीक है। 2021 में बनाया था ये रिकॉर्ड। उसके बाद आपका जो एक अटल टनल है, ठीक है, ये 9.02 किलोमीटर है। इसको टैग मिला है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबोव 10,000 फीट। अभी सेला टनल बन रहा है ना, वो इससे भी ज़्यादा है, 15,000 फीट पे है, ठीक है, पूरी तरह हो जाएगा, ठीक है। और अटल टनल तो आप जान लिए, ये भी इसी का प्रोजेक्ट था। उसके बाद हम लोग के लिए तीसरी चीज़ क्या जानने की जरूरत है, ये है कारगिल। कारगिल क्या है दोस्तों, एक प्लेस है, एक डिस्ट्रिक्ट है, किसमें, लद्दाख में, ठीक है। अब ये फेमस किस लिए है दोस्तों, कारगिल फेमस है इंडिया पाकिस्तान वॉर जो कि 1999 में हुआ था। अब इसमें दो चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें एक ऑपरेशन बदर चलाया गया था पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है, इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, मतलब जो कश्मीर है,
कश्मीर एरिया, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन विजय चलाया गया था इनको बाहर खदेड़ने के लिए इंडिया से, ठीक है। तो ये इंडिया के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था और यही जो विजय है इसी के नाम पे इस प्रोजेक्ट का नाम भी रखा गया है प्रोजेक्ट विजयक, ठीक है। और ये जो मतलब स्टार्ट हुआ था मतलब इंडिया पाकिस्तान का वॉर, ये दोस्तों मतलब मार्च के बाद ही स्टार्ट हो गया था। ये मतलब स्टार्ट जस्ट जो एक लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था ना, जिसके तहत क्या था कि कश्मीर का मतलब पीसफुल रिजोल्यूशन किया जाएगा इस कश्मीर इशू पे, उसके बाद ही स्टार्ट कर दिया था। फरवरी 1999 में ये लाहौर डिक्लेरेशन हुआ और उसके बाद ये लोग अटैक कर दिए। पर 26 जुलाई 1999 में हम लोग जीते, इंडिया की जीत हुई और इस दिन को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है कैसे, कारगिल विजय दिवस की तरह, ठीक है। और कारगिल वॉर मेमोरियल कहाँ पे है, तो ये द्रास एक एरिया है, एक रीजन है कारगिल में, वहां पे है, ठीक है। उसके बाद 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर है दोस्तों। तो अभी क्या है, हाल फिलहाल में भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 होने वाला है दोस्तों। ये 30 और 31 अक्टूबर को होगा, पहला एडिशन होगा और मतलब वही प्रमोट करना है इंडिया का मतलब राइस सेक्टर को, ठीक है। और कहाँ पर होगा, न्यू दिल्ली। अब जब ये एक बार हो जाएगा तो फिर एक बार इसको डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर है आपका दोस्तों आरपीएफ। आरपीएफ क्या है, मैं भी कभी कभी पहले सोचा था रेलवे पुलिस फोर्स, पर नहीं दोस्तों, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। इसका फाउंडेशन डे मनाया गया अभी हाल फिलहाल में 20 सितंबर को। 20 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है दोस्तों क्योंकि 20 सितंबर 1985 को इसको रिकॉग्नाइज किया था एज ए आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन, ठीक है। तो ये एक मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये शुरू में मॉर्थ के अंडर में थे। मॉर्थ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर, पर 2015 से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आई। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि 2015 से पहले मतलब BRO किसके अंडर में था, तो वो था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। और 2015 से ये अभी तक किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग कहाँ थे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। तो ये मतलब इसको जो फाउंडेशन डे मनाया गया 20 सितंबर को, इसी दिन इसको एज ए रिकॉग्नाइज किया गया था आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। और इसका फॉर्मेशन हुआ था कैसे, 1957 में, आरपीएफ एक्ट 1957 के तहत, ठीक। और उसके बाद ये किसके अंडर में, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मत करिएगा, ठीक। उसके बाद 10th और आज का लास्ट करंट अफेयर और न्यूज़ है दोस्तों, ये है आपका 2 स्कीम आई हैं, 2 योजनाएं आई हैं, किसके द्वारा, मतलब तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहली योजना है आपका इंदिरा अम्मा माइनॉरिटी महिला योजना। इसके तहत क्या है दोस्तों, 50,000 रुपये दिए जाएगा जो माइनॉरिटी ग्रुप कम्युनिटी की जो लेडीज़ हैं, ठीक है, जो मतलब विधवा हो या फिर जिनका मतलब तलाक हो चुका हो या फिर जो मतलब ऑर्फन हो, ठीक है, जिनका कोई ना हो, आगे पीछे माँ बाप ना हो, ठीक है, और कोई अविवाहित महिलाएं हों, उनको दिया जाएगा 50,000 रुपये। पर किस लिए दिया जाएगा, ये दिया जाएगा ऐसे फाइनेंशियल हेल्प, ताकि वो लोग अपना खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सकें, ठीक है, स्टार्ट कर सकें, ठीक। और सेकंड जो स्कीम निकाली गई है वो है दोस्तों रेवंत अन्ना का सहारा। रेवंत मतलब रेवंत क्या है, अभी तेलंगाना के जो CM है उनका नाम रेवंत रेड्डी, उन्हीं के नाम पे रेवंत अन्ना का सहारा मिस्किन ला कोसम स्कीम। अब इसके तहत क्या किया जाएगा दोस्तों, जो बेनिफिशियरी होंगे, जो भी मतलब एलिजिबल होंगे, उनको क्या दिया जाएगा, 1 लाख रुपए दिया जाएगा। उसके अलावा एक मोपेड दिया जाएगा, छोटा वाला जो स्कूटर होता है ना, वो दिया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना जो है दोस्तों 2 जून 2014 में तेलंगाना डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या है कि जो आंध्र प्रदेश का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना, उससे ये डिवाइड हुआ था और एक नया स्टेट बना था, ठीक है। इसकी कैपिटल है हैदराबाद और उसके अलावा इसके गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा, CM रेवंत रेड्डी है। और यहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम है दोस्तों, मतलब विधानसभा भी और विधान परिषद भी है। विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें 119 सीट है और विधान परिषद जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें 40 सीट है, ठीक है। राज्यसभा की 7 सीट है और लोकसभा की 17 सीट है। ध्यान रखना है दोस्तों, तो जो बाई कैमरल सिस्टम है सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में है, उसमें से 2 तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गए। उसके बाद आपका हो गया यूपी बिहार 4 हो गए और महाराष्ट्र और कर्नाटका 6 हो गए, ठीक है दोस्तों। तो यही थे आज के करंट अफेयर और तो फिर मिलते हैं हम लोग कल, है ना। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।